ओके। आज का टॉपिक है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा कैसे बंद होता है और खुल जाता है। इस टॉपिक को समझने के लिए मुझे लीफ की तरफ आना होगा। लीफ के अंदर आपको पता है कि लीफ के अंदर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। इन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। असल में ये जो पोर्स हैं, आपको मैंने लीफ का स्ट्रक्चर क्रॉस सेक्शनली काट के बताया था कि लीफ के अंदर क्या है। एक ऊपर वाला एपिडर्मिस है और एक लोअर एपिडर्मिस है। लोअर एपिडर्मिस में भी एपिडर्मिल सेल्स तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि बीन शेप्ड होते हैं। उनका नाम है गॉड सेल्स। ये वाले सेल्स होते हैं एपिडर्मिस में। ये वाले एपिडर्मिल सेल्स है, लेकिन बाज़ जगहों पर कहीं कहीं पर बीन शेप्ड के स्पेशल सेल्स आते हैं। उनको ख़ास नाम दिया जाता है, दे आर कॉल्ड एज गॉड सेल्स। इन सेल्स के अंदर अच्छी खासी जो है एक्टिविटीज़ होती है, फोटोसिंथेसिस होते हैं। ये वाले सेल्स जो है, अब मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लिखना चाहूँगा आपके सामने, ताकि आपको टॉपिक समझ आ जाए। ये वाले सेल्स इस तरह से एक दूसरे के करीब करीब हेड टू हेड इस तरह से पड़े हुए हैं, लाइक दिस। इस सेल का जो किनारा है, इसके किनारे के साथ इस तरह से मिला हुआ है कि बीच में कोई रास्ता नहीं है। अगर इस सेल का जो किनारा है, एक सेल का जो किनारा है ये वाला, अगर ये इस तरह से अंदर की तरफ आ जाए ये किनारा, तो इसको मैं अब ख़त्म करूँगा और ये भी अंदर की तरफ आ जाए। पहले तो ये एक दूसरे के साथ क्या थे, मिले हुए थे। अगर इसका ये साइड थोड़ा सा अंदर की तरफ आ जाए और ये साइड भी अंदर की तरफ आ जाए, तो फिर इसका डायग्राम इस तरह होगा कि ये मैं मिटाऊंगा ये वाला इलाका, अब ये भी मिटाना पड़ेगा। ये जो अब बीच में आपको एक दरवाज़ा नज़र आया, दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा दो सेल्स के दरमियान स्पेस है स्टोमेटा। अब ये जो दीवार है, इन दो सेल्स के दीवार है, ये अंदर की तरफ, यानी ये वाला दीवार अंदर की तरफ और ये दीवार अंदर की तरफ कब जाएगा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जवाब ये है कि जब आपका सेल शुरू में इसके अंदर इससे पानी बाहर निकला हुआ था, वाटर क्या था, वाटर पहले बाहर निकला हुआ था। इस सेल से भी और इस सेल से भी वाटर बाहर निकला हुआ था। जब वाटर बाहर निकल जाए तो सेल की जो हालत होता है, सेल की जो हालत है उसको बोलते हैं फ्लैक्सिड। अगर आपसे व्हाट इज फ्लैक्सिड, तो आप बोलो कि वो सेल जिसे वाटर निकला हुआ है, नरम है, आप इसको इस तरह कह सकते हैं। फ्लैक्सिड सेल के किनारे एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। जब वाटर इस सेल के अंदर आ जाता है और इस सेल के अंदर भी आ जाएगा, उससे क्या होगा कि ये वाला जो सेल है, ये वाटर के आने से इसकी शेप चेंज हो जाएगी, इस तरह चेंज हो जाएगी कि उसका जो दीवार है वो अंदर की तरफ चला जाएगा, और इसमें भी पानी आ रहा है तो उसका भी दीवार अंदर की तरफ चला जाएगा। अब इन सेल्स का एक और नाम हो जाएगा टर्जिड। ये सेल भी क्या हो गए, दोनों टर्जिड। तो अगर स्टोमेटा आप ओपन करना चाहते हो, पानी अंदर लाओ,
सेल्स हो जाएंगे टर्जिड, स्टोमेटा ओपन। अगर आप स्टोमेटा क्लोज करना चाहते हो, पानी बाहर लेके जाओ, सेल हो जाएंगे फ्लैक्सिड, दीवार एक साथ करीब आएगी। इसके लिए मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ये बताऊंगा कि ये एक सेल है, जस्ट मैं आपको एक सेल बताऊंगा, दूसरा नहीं बता सकता। ये एक सेल है, अब इसके अंदर पानी नहीं है। अब मैं अपने हाथों को इस तरह से मूव करूंगा कि आप इसके किनारे को देखो, वो जो किनारा है वो अंदर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। साथ साथ सेल क्या हो रहा है, पानी के आने से टर्जिड हो रहा है। सो ये टर्जिड सेल है, पानी इसमें आ गया है, लेकिन इसके किनारे अंदर की तरफ आ गए। सो अगर एक दूसरा स्टूडेंट मेरे सामने खड़ा हो जाए, वो मेरे इस हाथ के सामने अपना हाथ इस तरह कर दे, वो अपना हाथ इस तरह करे, मैं अपना हाथ इस तरह करूँ, तो हमारे बीच फासला आएगा। तो दिस इज फ्लैक्सिड सेल, दिस इज टर्जिड सेल, यानी से, ठीक है। अब सवाल यह है कि चलो ठीक है, हम समझ गए स्टोमेटा कैसे बंद होता है। अब सवाल यह है कि पानी कैसे अंदर आएगा, वाटर कैसे अंदर आएगा, बाहर जाएगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास थ्योरीज हैं। वो एक का नाम है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, दूसरे का नाम है पोटेशियम इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स थ्योरी। ये दो हम लोग पढ़ेंगे, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा पानी किस तरह से आ रहा है। स्टोमेटा का खुल जाना तो हमें समझ आ गया है बंद, लेकिन ये पानी कैसे आएगा। स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस आपको ये बताना चाहता है कि चूंकि जो गोआर्ड सेल्स हैं, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, सनलाइट इस पे पड़ते हैं, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में फोटोसिंथेसिस के नतीजे में क्या बनता है। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में आप हमेशा याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से शुगर बन जाता है, यानी ग्लूकोज बन जाता है ना। क्या ग्लूकोज सॉल्यूट नहीं है, शुगर सॉल्यूट नहीं है। तो इस सेल्स में फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ग्लूकोज बनेगा। तो अब मैं यहाँ पर कुछ डॉट्स लिखूंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ग्लूकोज है। अब सेल के अंदर पहले से थोड़ा बहुत पानी तो था ना, इस तरह तो नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं, थोड़ा बहुत पानी तो था। पानी के अंदर पहले ग्लूकोज नहीं था, कम था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पहले जब ग्लूकोज नहीं बना हुआ था, जब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ था, जब ग्लूकोज बहुत कम था, क्या इस सेल का वाटर पोटेंशियल होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है, हमने पढ़ा था वाटर पोटेंशियल। तो पहले इसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा था या कम था? ज़्यादा था। और ये आप लोग पढ़ चुके हैं वाटर पोटेंशियल में कि पानी अगर प्योर है तो उसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। अब सॉल्यूट के आ जाने से ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा बनिस्बत बाहर के इलाके के। ये एक सेल तो है, खाली दो सेल्स तो नहीं है, बहुत सारे सेल्स हैं, स्पेस भी है, तो बाहर भी पानी है, पानी जो है वो बाहर है। तो बाहर के मुकाबले में जो पानी है उसमें सॉल्यूट इतने ज़्यादा नहीं है, तो उसका वाटर पोटेंशियल इस सेल के मुकाबले में ज़्यादा है। और आपने क्या पढ़ा था कि पानी हमेशा मूव करता है हाई वाटर पोटेंशियल से लो। तो पानी यहाँ से बाहर से मूव करके सेल के अंदर आएगा, यानी इस शुगर का पीछा करते हुए अंदर आ जाएगा। तो पानी ने इस सेल में भी आना है, क्योंकि इधर भी फोटोसिंथेसिस होगा, इधर भी ग्लूकोज बनेगा, इधर भी वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो पानी के आने से हमने आपको सिर्फ ये बताना था कि वाटर आएगा कैसे, वो आ गया। वो भाई जाइलम को तो हमने अभी पीछे छोड़ दिया। जाइलम के ये पानी जाइलम के थ्रू आ रहे हैं। ये लीफ के अंदर जाइलम है कि नहीं है? तो मैंने अभी वो जाइलम इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम स्टोमेटा के अंदर हैं। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट के जहन में ये सारी चीज़ें होंगी कि ये पानी सारा जाइलम वगैरह से आया हुआ है। अब क्या होगा, पानी अंदर आया तो सेल क्या हो जाएंगे, ये वाला इसकी दीवार अंदर की तरफ जाएंगे,
इसकी दीवारें अंदर की तरफ जाएंगी तो बीच में आपको स्पेस मिल जाएगा। अब ये तो दिन के वक्त क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, सूरज की रोशनी है, स्टोमेटा ओपन हो गया। जब रात का टाइम आ जाता है, शाम के टाइम आ जाता है, लाइट कम हो जाता है, फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, फिर क्या होगा, फिर इसका रिवर्स पे जाना होगा। वो ज़रा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, इधर मैंने लिखा हुआ नहीं है। जब फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा तो ये ग्लूकोज तो मज़ीद नहीं बनेंगे। ये जो ग्लूकोज है यहाँ पर जो ग्लूकोज है, इसके लिए जो रास्ते हैं वो मैं बताता हूँ। ग्लूकोज का लेवल इधर कम हो जाएगा। इसके कम हो जाने को ज़रा देखें, ये मैंने अपने पिछले वीडियोस में ये बातें नहीं की थी उसमें, अब ये मैं ऐड करने जा रहा हूँ। नंबर 1, कुछ ग्लूकोज सेल के अपनी जो एक्टिविटी है उसमें इस्तेमाल हो जाएगी। सेल को खुद एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए। कुछ ग्लूकोज सेल के अपने एनर्जी में खर्च हो जाएगा, सेल को अपने लिए भी खर्चा चाहिए, तो उधर कुछ ग्लूकोज नहीं, इस तरह कम हुआ। कुछ ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएंगे सुक्रोज में, सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाएगा। और सुक्रोज इतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर काज नहीं करता बनिस्बत ग्लूकोज की। सुक्रोज आपने सुना है, सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिलकर सुक्रोज बनाते हैं। तो या तो कुछ ग्लूकोज जाके सुक्रोज बनाएगा, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इतना नहीं होता। और थर्ड क्या है कि कुछ ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट करेंगे, कुछ ग्लूकोज, वो भी कौन सा, इनसॉल्युबल स्टार्च। तो ये 3 के 3 जो है ये ग्लूकोज को लेवल को कम कर रहा है। ग्लूकोज खर्च हो रहा है रेस्पायरेशन के दौरान एटीपी बनने के लिए, कुछ ग्लूकोज सुक्रोज में कन्वर्ट हो रहा है। सुक्रोज उतना ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं लगाता जैसे ग्लूकोज लगा रहा था सेल के अंदर, यानी इसके पीछे पानी इतना नहीं आएगा। और ग्लूकोज अपने आप को कन्वर्ट कर देगा स्टार्च में जो कि इनसोल्युबल है, वो भी इतना नहीं करता। सो ओवरऑल आपके जो सेल है इधर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। ग्लूकोज के लेवल के कम हो जाने से वाटर का पोटेंशियल वापस बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ गया था तो वाटर पोटेंशियल कम हुआ था। अब अगर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम हो गया है तो वाटर पोटेंशियल दोबारा से बढ़ जाएगा। अब इसके अंदर पानी नहीं आएगा बल्कि पानी निकल जाए, कुछ वाटर खुद ही इस्तेमाल भी हो जाएगा, लेकिन ये ओवरऑल ये यहाँ से मज़ीद पानी नहीं आएगा। जो पानी था वो इस्तेमाल होकर के इसको वापस फ्लैक्सिट कर देगा। पानी जब तक आ रहा है तो टर्जिड है, और पानी के आने का रास्ता आपने बंद कर दिया। जब पानी आ ही नहीं रहा तो फिर ये फ्लैक्सिड हो जाएगा। ये था रिवर्स। मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिकम्स टर्जिड एंड स्टमक ओपन। द रिवर्स इज ट्रू, द रिवर्स इज ट्रू फॉर क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, अब आते हैं पोटेशियम इनफ्लक्स इफ्लक्स थ्योरी की तरफ। ये क्या कह रहा है, पोटेशियम इनफ्लक्स इफ्लक्स थ्योरी। इसके अंदर आपको 2 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। एक है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल और दूसरा है ब्लू लाइट। ब्लू लाइट कहाँ पर है, सूरज की रोशनी के अंदर मौजूद है ब्लू लाइट, सनलाइट। यानी दिन के वक्त जब रोशनी मिलेगी तो सूरज की रोशनी में बहुत सारे कलर्स हैं, उसमें से एक ब्लू लाइट है। ये 2 बड़ा रोल अदा करते हैं सनलाइट। अब मैं बताता हूँ। पहले कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है, आपका जो लीफ है, लीफ के अंदर जो सेल्स हैं उसमें पहले कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा था, क्योंकि सारी रात कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हुई थी, कार्बन डाइऑक्साइड आपके देखिए जमा हो गया है। लेकिन जब सूरज निकल जाता है तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। फोटोसिंथेसिस में कौन सा चीज़ खर्च हो जाता है, तो जब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये मैंने आपके लिखा, डिक्रीज इन द डे, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल डिक्रीज इन द डे बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाएगा, इधर जो सेल्स पड़े हुए हैं ना, सेल्स है ना, अब मैं 1-2 सेल्स खाली लिख लेता हूँ। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल सेल के अंदर कम हुआ है, ये मैंने बाहर लिखा था। सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हुआ है। ये लेवल के कम हो जाने से इन सेल्स के बाहर
पोटाशियम आयन पड़े होते हैं। पोटाशियम आयन्स है, वैसे दिखाते नहीं हम लोग। सेल के ये जो लीफ है, लीफ के अंदर जो सेल्स है, सेल्स के बाहर पोटाशियम आयन्स भी है, मैग्नीशियम आयन्स भी है, बहुत किस्म के और भी सॉल्यूट्स है, लेकिन उसको शो नहीं कर रहे, सिर्फ काम की चीज़ को हम शो कर रहे हैं। रिसर्च के बाद पता चला कि ये पोटाशियम का रोल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लू लेवल जो है ये स्टिमुलेट करेगा पोटाशियम आयन को कि ये सेल के अंदर आ जाए। पोटाशियम आयन आमतौर पर सेल के अंदर नहीं आता, ये तब आएगा जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाए। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखना चाहता हूँ। उसी लीफ के अंदर एक दो, ये जो ग्वाड सेल्स है, थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ आ जाए। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल यहाँ पर क्या हुआ था? कम हुआ था। अब पोटाशियम आयन अंदर आ गया, इस सेल के अंदर आ गया। एक तो ये आके यहाँ पे काम ख़त्म हो गया, स्टिमुलेट इंटू पोटाशियम इनटू द गॉड सेल, ये इसका रोल ख़त्म हो गया। अब ये जो ब्लू लाइट है ये क्या करता है, इसी सेल के अंदर एक कंपाउंड पड़ा हुआ है, उसका नाम है मालिक एसिड। आपको मैंने केमिस्ट्री में बताया था कि एसिड जो है, एसिड क्या चीज़ डोनेट करता है? प्रोटॉन। जब एसिड प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो उस एसिड के ऊपर खुद कौन सा चार्ज आएगा? माइनस का चार्ज आएगा। बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं। एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है, खुद उस पर माइनस का चार्ज आएगा। यहाँ पर एक एसिड पड़ा हुआ है, उसका नाम है मालिक एसिड। ये जो ब्लू लाइट है, ये ब्लू लाइट की वजह से मालिक एसिड आयनाइज हो जाएगा। कौन सा एसिड आयनाइज हो जाएगा? मालिक एसिड अपने आप को आयनाइज कर, किस चीज़ में? हाइड्रोजन आयन में और नेगेटिव पार्ट में। उसका स्ट्रक्चर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस नेगेटिव पार्ट को बोलते हैं मालेट। क्या बोलते हैं? मालेट आयन। उस पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो आपका जो सेल है, मालेट, मामा को मैं M माइनस खाली लिखूंगा, मालेट। इधर क्या बनेगा? इधर M मालेट आयन बनेंगे, और साथ साथ में ये क्या है? H प्लस है। तो इधर गॉड सेल के अंदर H प्लस B ज़्यादा हो जाएंगे। आप में से कोई मुझे बता सकते हैं कि H आयन्स जब ज़्यादा होंगे उससे pH कम होता है या ज़्यादा होता है? शाबाश। H आयन के ज़्यादा होने से pH कम हो जाता है। ये पॉइंट अपने बहरहाल, ये जो H आयन यहाँ पर pH कम होता है, ये H आयन बाहर आ जाते हैं, उनका और कोई सच रोल नहीं है। हाइड्रोजन आयन कुछ देर के लिए बाहर आ जाएंगे ताकि बाकी इलाके को pH को मेंटेन कर सके। हमारा काम अब किसके साथ है? मालेट के साथ है। तो मैं इसको थोड़ा सा बिठाऊंगा। सेल के अंदर पहले से क्या मौजूद था? पोटेशियम पर कौन सा चार्ज है? और मालेट पर कौन सा चार्ज है? पोटेशियम और मालेट आपस में क्या करेंगे? मिल जाएंगे। इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा पोटेशियम मालेट। इससे बनेगा पोटेशियम मालेट। ये एक सॉल्ट है और वेरी वेरी सोलुबल है, बहुत ज़्यादा सोलुबल है। पानी के साथ इसकी इतनी ज़बरदस्त दोस्ती है, जैसे वाटर आएगा फ़ौरन उसके अंदर क्या करेगा? डिज़ोल्व हो जाएगा। वेरी वेरी सोलुबल है ये। तो अब ये जो पोटेशियम मालेट है, ये किस चीज़ का रोल अदा कर रहा है? ये किस्म का सॉल्यूट का रोल अदा कर रहा है। ये पानी के अंदर, इधर थोड़ा बहुत पानी तो है कि नहीं है? थोड़ा बहुत पानी तो है शुरू में। उस पानी के अंदर ये पोटेशियम मालेट डिज़ोल्व हो जाएगा और पानी का वाटर पोटेंशियल कम कर देगा। बार बार हम पढ़ते हैं कि वाटर में जब तक कुछ नहीं है तो प्योर वाटर है, उसका वाटर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब पानी के अंदर कोई सॉल्यूट आ जाए, डिज़ोल्व हो जाए, तो वो उसके वाटर पोटेंशियल को कम कर देगा। तो इस पोटेशियम मालेट की वजह से अब वाटर का पोटेंशियल कम हो जाएगा। बनिस्बत ये वाला जो इलाका है सेल्स के अंदर, तो और भी सेल्स, यहाँ पर लीफ के अंदर भी सेल्स है। इधर जो पानी पड़ा हुआ है, यहाँ पर जो पानी पड़ा हुआ है,
उस पानी का वाटर पोटेंशियल बनिस्बत सेल के ज़्यादा है, व्हाट विल हैपन? पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? तो पानी यहाँ बाहर से अंदर आएगा। व्हाट विल हैपन टू द सेल्स? टर्जिड हो जाएंगे, किनारे एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, स्टोमेटा फिर ओपन। तो ये दोनों थ्योरी सिर्फ ये बताते हैं कि वाटर अंदर कैसे आएगा। अब वाटर तो आपके सामने आ गए, वाटर ने बस बहाना ढूंढना है कि मैं जब तभी आऊँगा जब किसी इलाके में वाटर पोटेंशियल कम हो जाए मेरी निस्बत, तो मैं उधर शिफ्ट कर लूँगा, वो वाटर पोटेंशियल है। अब इस स्टोमेटा आपका खुल गया, दिन का वक्त है, सनलाइट है, ब्लू लाइट है। जब रात के वक्त आती है तो सनलाइट गायब, ब्लू लाइट भी गायब। ब्लू लाइट नहीं है तो आयनाइजेशन नहीं है, आयनाइजेशन नहीं है तो आपको माइलेट आयन नहीं मिलेगा, माइलेट आयन नहीं मिलेगा तो पोटेशियम आयन कंबाइन नहीं होगा, पोटेशियम आयन कंबाइन नहीं होगा तो सॉल्ट नहीं बनेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो सॉल्यूट है ये वापस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। जब ये कम हो जाएगा तो पानी बाहर नहीं आएगा वैसे। अच्छा, यहाँ से भी अब देखो, रात के वक्त क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेवल फिर से बढ़ जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो यहाँ पर ये पोटेशियम आयन के एंट्री को गॉड सेल में नहीं लाएगा। जो पोटेशियम आयन आ रहा था ना, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड के कम होने से आ रहा था। जब कार्बन डाइऑक्साइड वापस बढ़ जाएगा तो अब पोटेशियम आयन मज़ीद नहीं आएगा। पोटेशियम आयन नहीं आएगा, फिर से क्या होगा? पोटेशियम आयन नहीं आएगा तो अंदर से सॉल्यूट नहीं बनेगा। सॉल्यूट नहीं बनेगा तो उसका मतलब ये है कि वाटर पोटेंशियल कम नहीं होगा, अब वाटर पोटेंशियल वापस बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सारा का सिलसिला मुसलसल चलता रहता है। मुसलसल पोटेशियम आयन को आना होगा, ये आ जाना चाहिए उसको, ताकि इसके पीछे पानी आ जाए, सेल टर्जिड हो जाए, और उसको मेंटेन करने के लिए मुसलसल ये मूवमेंट जारी रहेगी। कुछ पानी बाहर चलता जाएगा, फिर आता रहेगा। लेकिन जब ये लेवल कम हो जाएगा, पोटेशियम मज़ीद नहीं आ सकता, तो फिर सेल के अंदर जो पहले से वाटर था वो अब सस्टेन नहीं कर सकता अपने को, वो निकलना शुरू करेगा। ठीक है, तो दैट वाज द इनफ्लक्स हाइपोथेसिस। जी हाँ, डिपेंड अपॉन द सनलाइट ओपन आएगा। या फिर इस तरह से बाज़ औक़ात इस तरह से कि प्लांट बहुत ज़्यादा गर्मी की सूरत में, बहुत हाई टेम्परेचर के केस में आमतौर पर इसको लगता है कि अब मेरा अपना जो प्लांट वाला पानी है ये कम होने वाला है, तो फिर वो उसको बंद कर लेता है टेम्परेचर की खातिर, बंद कर लेता है। ओके, सेकेंड ईयर बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं।